हाँ, हेलो बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर वो सारे एक्सपेंसेस जो बेटा आप एक असेट को परचेज करके अपने बिजनेस के लोकेशन तक लाने में जो भी एक्सपेंस करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं। और हम उसे क्या करते हैं, अपने कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड कर देते हैं बेटा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है बेटा, सबसे पहला है cost of employee benefit arising directly from the acquisition and construction of an item of property, plant and equipment। बेटा आप जब असेट को परचेज करके लेके आते हैं तो आप क्या पे करते हैं, फ्रेट वगैरह पे करते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्वाजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो इसमें से जो भी एम्प्लॉय को, मान लो बेटा आप एक बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं। अब बिल्डिंग का यूज करेंगे आप अपने बिजनेस में, तो बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के पार्ट बनेंगे। जैसे कि बेटा आप बिल्डिंग में अब एम्प्लॉय को हायर करेंगे, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी चीज आप करेंगे वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ वो बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है ना। बिल्डिंग आपकी क्या है बेटा, एक असेट है। ठीक है ना, ये असेट है। अब बेटा इसमें जो भी खर्चे होंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो सारे के सारे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया बेटा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। मतलब बेटा अब ये बिल्डिंग जहां पे बननी थी, वो साइट का एक प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से होता है, तो उसमें भी जो एक्सपेंसेस आएगा बेटा, ठीक है ना, तो वो भी आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है ना। चलो, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब देखो जरूरी नहीं है बेटा एक ही एग्जाम्पल में ये सारे के सारे एग्जाम्पल आ जाए। हमने बिल्डिंग का लिया, ये पॉइंट दो समझा दिए। अब ये तीसरा पॉइंट आपको हम तीसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज बेटा आपने क्या किया, कोई भी असेट आपने बाई किया, मान लो कि फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है ना। अब उसे प्रॉपर तरीके से बेटा, मान लो बेटा कोई भी मशीनरी है, वो मशीनरी को ऐसे उठा के थोड़ी दे दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से उसे क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा उस, ताकि मशीनरी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना आए। जैसे कि अब मान लो बेटा आप कहीं से फॉरेन से कोई मशीनरी मंगा रहे हो, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए कि ताकि इस मशीनरी में कोई झटके वगैरह ना लगे और मशीनरी में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है ना, डिफेक्टेड ना हो आते आते। तो बेटा जो हैंडलिंग एंड इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है, वो भी सारा सब कुछ ऐड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद मान लो बेटा आपकी असेट आ चुकी है, और अब उस मशीनरी का क्या करोगे, इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, असेंबली या कॉस्ट, मतलब कि असेंबल करा रहे हो, अपने यहाँ ला करके उस मशीनरी का इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, फीड करा रहे हो। जैसे कि एसी आप परचेज करते हो बेटा, एसी को लाने के बाद उस एसी को फीड करवाते हो, तो उसमें भी जो खर्चे आते हैं वो आपके एसी के कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। ठीक है ना। चलो, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग एंड आइटम प्रोसीड वाइल टेस्टिंग। मतलब बेटा कहने का, आपकी जो असेट है उसको प्रॉपरली फंक्शनिंग है में है या नहीं है, इसका टेस्ट करने में जो एक्सपेंसेस आएगा वो भी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करेंगे। ठीक है। प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करते हैं। ओके बेटा, जैसे कि इंजीनियर हायर किया आपने फॉर हेल्पिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मान लो बेटा आपने एसी लाए, एसी लाने के बाद उसे आप फीड कराने के लिए किसी भी टेक्नीशियन को लाओगे, और वो भाई क्या करेगा, इसे फीड करेगा, तो कुछ तो पैसे लेगा। तो प्रोफेशनल फीस वगैरह जो भी रहेगा बेटा, वो सारा सब कुछ आपके कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बनेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ये सारे के सारे। ठीक है। चलो आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, ऑल द इक्वेशन विच आर नेसेसरी फॉर द असेट टू ब्रिंग। मतलब बेटा असेट को लाने में हमने अभी जैसे बताया कि उसे प्रॉपर पैक करना या सब कुछ करके लेके आना जरूरी है, अदरवाइज असेट आपकी क्या हो जाएगी, डिफेक्टेड हो जाएगी मशीनरी बेटा। तो वो सारी की सारी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करते हैं।
पार्ट, वो क्या बन जाते हैं बेटा, बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है ना। हाउएवर फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी बिकम पार्ट ऑफ द असेट्स। अब ये एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट ऑफ असेट के पार्ट नहीं बनते हैं। जैसे बेटा आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी फैसिलिटी देखो बेटा, आपने एक नई फैसिलिटी ओपन किया, उसमें कुछ एक्सपेंसेस लगाया, ठीक है ना। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो भी खर्चे लगे वो कॉस्ट ऑफ असेट में थोड़ी आएगा, ठीक है ना। इनॉग्रेशन कॉस्ट, आपने क्या किया बेटा, वेलकम करा, बहुत लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, लड्डू वगैरह बांटा, तो ये सारे सब कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनेगा बेटा। चलो, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रोमोशनल एक्टिविटीज, ये भी सब इंक्लूड नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, मतलब कि आप अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसे भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये सारे के सारे आपके कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं होंगे। तो ओके बेटा, आपको ये एग्जांपल याद रखना है कौन कौन से हैं, ये जो नहीं ऐड होते उनको तो जरूर याद रखना। फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, हर एक चीज आना चाहिए बेटा। आपको हम एक पॉइंट बताएं बेटा, ये बात जान लो कि सीए इंटरमीडिएट के पेपर में ऑडिट जो है, ऑडिट, ठीक है ना, ऑडिट पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 5 है। इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, पीपीई से रिलेटेड, और ये ऑडिट पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। और उसमें दे रखा था बेटा कि एसेट की कॉस्ट इतनी है बेटा, और एसेट में आपने इनॉग्रेशन कराने में इतना खर्चा, टोटल एसेट की वैल्यू इतनी है। तो बताओ बेटा, आपके ये पीपीई का प्रॉपर तरीके से जो भी है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया है, नहीं किया गया। अब बताओ बेटा, अब आपको पता है कि इनॉग्रेशन जो कॉस्ट है बेटा, वो कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनता, तब आप क्या करोगे, इसे प्रॉपर तरीके से इसका क्या कर दोगे, बताओ, आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है ना। ऑडिट में अगर जब तक आप पढ़े नहीं रहोगे, हर एक पॉइंट को नहीं समझोगे, तो आप वहां पे कैसे लिख पाओगे, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है, कोई भी पॉइंट कहीं भी मिल सकता है ये, ठीक है, याद रखो। चलो आगे देखो बेटा, चलो ये हमने बता दिया जो आपके नहीं इंक्लूड होंगे। वंस एन एसेट हैज बिकम ब्रॉट टू इट्स इंटेंडेड कंडीशंस एंड लोकेशन ऑफ यूज, मतलब बेटा एक बार एसेट आपके पुट टू यूज में आ जाती है, तो उसके बाद के कोई भी जो एक्सपेंसेस होंगे उन्हें कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं ऐड करोगे। तो कह रहा है नो कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट अनलेस देयर इज मेजर रिपेयर, चाहे बाद में आपको रिपेयर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े बेटा, आप उसे अपने कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं ऐड करोगे। ये देखो बेटा, कह रहा है जब एक बार आपको, ये देखो यहाँ पे, once an asset has been brought to its intended condition and location of use, no cost should be recognized। अब कोई भी कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं ऐड किया जाएगा unless there is repair and addition with increases the useful life of asset to improve the production capacity, ठीक है ना। चाहे मेजर भाई रिपेयर हो, उसे भी आप कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं ऐड करोगे। कोई भी एडिशन या फिर आप कोई एडिशन कर रहे हैं जिससे कि इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, इंप्रूव द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द असेट्स ओके बेटा। तो कुछ भी ऐसा जो भी आपको, आप मान लो पुट टू यूज के बाद जो भी करोगे वो कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं यूज हो किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, Kahra cost incurred while an item is capable of operating in intended to manner, but it is not fit to use,
is used as at less than full capacity should not be capitalized as a part of cost of assets. Similarly, cost of relocation of assets should not be capitalized. रीलोकेशन का मतलब बेटा, आपने अपने कोई भी प्लांट है बेटा, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हो तो आप रीलोकेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रीलोकेशन करने में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे बेटा, वो आपके कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं ऐड होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो, एनी एडिशन मेड टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आफ्टर इट इज इनिशियली पुट टू यूज आर डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ assets. Any addition or extension which has a separate identity and is capable of being used after the existing asset is disposed of is accounted for separately. Therefore, it is important to maintain an asset register and capturing asset wide details of cost, rate of depreciation. मतलब कहने का बेटा कि आपको जब क्या करेंगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में हर एक चीज असेट को मेंटेन करेंगे तो आप अपने रजिस्टर में कैप्चर करेंगे असेट वाइज डिटेल। ठीक है ना? आपकी भाई बिजनेस में बहुत सारी एसेट होंगी, लैंड होंगी, बिल्डिंग होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा। ठीक है ना? उन सबको आप क्या करोगे? असेट वाइज डिटेल्स को रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ईटीसी। all these needs details need to be captured for additions to existing asset as well. In the absence of the adequate information, it will be very difficult to compute depreciation expense. ठीक है बेटा? अगर आपके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन के अगर आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो आप डिप्रिसिएशन भाई निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है? तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर आल्सो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल discard of a particular asset, it will not be possible to compute again or loss on such disposable or discard. Without information आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ना फिर डिस्पोजल ऑफ असेट में ना तो कॉस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। अभी तक तो बेटा आपका प्रॉपर ऐसे था थ्योरी बेसिस पे, अब आएगा आपका भाई प्रैक्टिकल में, हम लोग आगे आ जाएंगे। यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कह रहा है कॉमनली यूज्ड मेथड डिप्रिसिएशन। अब अलग अलग मेथड आपके डिप्रिसिएशन के हैं। पहले हम दो मेथड की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करेंगे। ठीक है ना? अगर आप बेटा 11th एंड 12th के बच्चे हो तो आप में ये दो मेथड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ये दो मेथड आप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? चलो, generally methods for providing depreciation are based on the formula developed study of the behavior of the asset over a period of year for readily computing the amount of depreciation suffered by different forms of assets. Each of the methods however should be applied only after carefully considering nature of the asset and condition under which it being used. चलो बेटा, अब देखते हैं हम लोग ये दो मेथड के बारे में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो, स्ट्रेट लाइन मेथड एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। हाँ, वही अपना 20,000 का एसेट लेते हैं बेटा। ठीक, 20,000। चलो देखो बेटा, मान लो ये एसेट की वैल्यू कितनी है बेटा? 20,000 है। ठीक है ना? इसमें कोई रिड्यूसिबल वैल्यू है या नहीं है बेटा? चलो अभी हम रिड्यूसिबल वैल्यू, देखो बेटा, रिड्यूसिबल वैल्यू रहेगी तो आप उसे माइनस करोगे फिर आप डिवाइड करोगे। ठीक है ना? हम अभी क्या करते हैं, ये रिड्यूसिबल वैल्यू और कंसेप्ट को सब इग्नोर करते हैं, केवल ये मानते हैं कि असेट की सॉरी असेट की वैल्यू कितनी है? 20,000 है और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 5 ईयर है। ठीक है ना? या मान लो बेटा हम इसे मान लेते हैं 10 ईयर है। ठीक है ना? 10 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। तो अब बेटा ये पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2000 आएगा। ठीक है ना? अब मतलब कहने का बेटा फर्स्ट ईयर आपकी डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 ईयर। ये ईयर है बेटा, फर्स्ट ईयर 2000,
सेकेंड ईयर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा मतलब है कि आपको क्या करना होगा, चलो इसमें यूजफुल लाइफ पर रेट के बेसिस से निकालते हैं, ठीक है ना। मान लो बेटा 10% से लगेगा डिप्रिशिएशन, ठीक है, किस रेट से? 10% से। चलो बेटा 10% ले लेते हैं, उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, हाँ ये 20,000 था असेट की वैल्यू बेटा, ठीक है। अब इसे क्या करते हो, 10% से डिप्रिशिएट करते हो तो कितना आएगा बेटा? 2,000 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस असेट की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? आप बताओ। 18,000 आपकी 31 मार्च, 31 मार्च जो भी ईयर होगा बेटा, आपकी असेट की वैल्यू कितनी दिखाना होगा बैलेंस शीट में? 18,000, ठीक है। अब सेकेंड ईयर डिप्रिशिएशन लगाओगे बेटा, तो कितने पे लगाओगे? 18,000 नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करोगे बेटा, तो आप उसी 20,000 में आप 10% लगाओगे और 2,000 फिर से आएगा बेटा, ठीक है ना। तो 18,000 माइनस 2,000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? असेट की वैल्यू 16,000 आ जाएगी। ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलो अब उसके बाद मान लो बेटा थर्ड ईयर आप फिर से डिप्रिशिएशन लगाओगे, तो उसी सेम अमाउंट में 20,000, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपका डिप्रिशिएशन आना चाहिए हर साल बेटा। 2,000, देखो हर साल 2,000 डिप्रिशिएशन आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब बेटा असेट की वैल्यू कितनी बची? 16,000 में से 2,000 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा? 14,000 आएगा। ओके बेटा, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके एक पॉइंट तो याद रखना कि असेट की वैल्यू बेटा क्या होगी, जो डिप्रिशिएशन अमाउंट आएगा वो हर साल सेम अमाउंट आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसे बोलते हैं बेटा आपके WDV मेथड, ठीक है ना। मतलब WDV मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। अभी जो हम यहाँ पे एसेट कितना लिए? 20,000, ठीक है ना। पहले साल तो बेटा 10% लगाएंगे, 2,000 आ गया। पहले साल में दोनों मेथड में कोई चेंजेस नहीं है। अब बेटा 31 मार्च को जो भी आपकी असेट की वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी? 18,000 बचेगी, 18,000, ठीक। अब बेटा सेकेंड ईयर आप जब डिप्रिशिएशन लगाओगे तो आप किस पे लगाओगे? WDV आपकी, ये WDV, ये क्या बेटा? WDV रिटन डाउन वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको रिटन डाउन वैल्यू में लगाना है, मतलब कि आपको 18,000 में 10% लगाओगे तो आएगा 1800 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 1800। अब आपको बेटा 31 मार्च को आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी? 18,000 माइनस करोगे 1800, 18,000 माइनस 1800 तो 16,000 आ जाएगा 200, ठीक है ना। अब बेटा थर्ड ईयर आप डिप्रिशिएशन लगाओगे तो किस पे लगाओगे? 20,000 में नहीं, 16,000 ये जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू आई है बेटा उस पे लगाओगे, ठीक है ना। चलो 10% लगा दिए बेटा, कितना आ गया बताओ? 1,620 रुपीज आ जाएगा। ओके बेटा, अब फिर आपकी ये 31 मार्च को जो आप लिखोगे, भाई कितना लिखोगे? 16,200 में से माइनस कर दोगे, आ जाएगा बेटा 14,580। कितना आ गया? 14,580 आ गया बेटा। ये आपकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई थर्ड ईयर बेटा। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे WDV या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपका डेप्रिशिएशन अमाउंट जो हो भी होगा बेटा वो हर साल चेंज हो रहा होगा। देखो बेटा फर्स्ट ईयर कितना आया था? 2,000। ओके बेटा, उसके बाद फिर कितना आ रहा है? 1,800। फिर कितना आ रहा है? 1,620 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आओ बेटा, इसमें कितना आया था? 2,000, फिर से 2,000, फिर आपका 2,000 आया था बेटा। ये सेम अमाउंट आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि हर साल आपकी जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा, मतलब जो भी आपकी कॉस्ट है उस पे डिप्रिशिएशन लग रहा था, ना कि WDV में लग रहा था, ठीक है ना। लेकिन आपको जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो आपकी जो रिटन डाउन वैल्यू होगा बेटा उससे आपका डिप्रिशिएशन लगेगा। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना होगा
यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो बेटा, अगर आपको हमने जो तीन एंट्री सिखाई थी वो तीन एंट्री आती है, तो ये दो अकाउंट बनाना एकदम आपके लिए मतलब कि कुछ नहीं है। ओके बेटा, चलो। तो आपको हमने जो तीन एंट्रियां बताई थी, पहली एंट्री हमने क्या बताया था बेटा, आप जब असेट के एक्वायर करते हैं तो आप उसकी एंट्री क्या करते हैं भाई, आपके बिजनेस में असेट आती मतलब असेट बढ़ रही होती है, तो असेट अकाउंट डेबिट करेंगे और क्या करेंगे, क्रेडिट बेटा, जो भी आप कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे उसे क्रेडिट करेंगे। क्योंकि बेटा जब असेट आपके बिजनेस में इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, और जो असेट आपकी डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब जैसे कि बेटा आपने ये भी 20,000 का जो भी असेट आपने परचेज किया है, उस असेट को आप डेबिट कर दोगे 20,000 से, कितने से, और आप भाई आपने यहाँ कैश या बैंक से जो भी पैसा पे किया है वो आप 20,000 से क्रेडिट कर दोगे। पहली एंट्री आपकी बेटा, समझ में आया। अब मान लो बेटा आपकी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, एक साल कंप्लीट हो रहा है, तो अब 31 मार्च को आप क्या लगाओगे बेटा, डिप्रिसिएशन लगाओगे। दूसरी एंट्री करते हैं बेटा, चलो। दूसरी एंट्री में देखो क्या है, दूसरी एंट्री आपकी होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी डेप्रिसिएशन से। तो आप एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप उसे क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट में ले जाओ बेटा, ठीक है ना। आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं अभी, किस मेथड से बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे भाई, डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था बेटा, स्टेट लाइन मेथड में, ये देखो 2000 2000 2000, ठीक है ना। तो अब बेटा अभी हमारा ये एक साल का अकाउंट बन रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल, ये जनरल एंट्री हो रही है। अब तीसरी जनरल एंट्री की क्या आएगा बेटा, अब इसे आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर करो। डेप्रिसिएशन अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको पता है बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट में आप शो करते हो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना बेटा, 2000 ओके बेटा। देखो हमने क्या किया भाई, जनरल एंट्री भी आपको सिखा दी है। अब हमको क्या करना है बेटा, अगर आपको, अगर देखो बेटा, अगर आपको, ये तो केवल एक साल का था, ये एक साल की थी, ठीक है ना, ये एक साल की थी। अगर आपको बेटा फिर आपको सेकेंड ईयर का करना है, तो आपको फिर से क्या करना होगा बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से बेटा, 2000 से, सिंपल, सेम। अब फिर आपको क्या करना होगा, पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 2000। ओके बेटा, ऐसे ही आपको क्या करना होगा, एंट्री करना होगा, ठीक है, जितने साल का अकाउंट पूछता है। और अब हम लोग बात करेंगे बेटा लीजर पोस्टिंग, ठीक है ना। असेट अकाउंट बनाएंगे, यहीं पे बनाते हैं साइड में, जिससे कि आपको जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना सिखा देती है, ठीक है। अगर आपने बेसिक क्लासेस नहीं की है, तब भी आपको हम कैसे जनरल एंट्री करते हैं और उसका लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है, नहीं याद है, तो वो भी रिकॉल हो जाएगा। चलो बेटा देखते हैं, सबसे पहले इसमें आपका भाई लेजर कौन कौन सा बनेगा। चलो देखो, आपकी सबसे पहली बेटा एक लेजर तो बनेगा, एसेट अकाउंट बनेगा, ठीक है ना, एसेट अकाउंट बनाना होगा, और एक आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। यही दो अकाउंट आपके डिप्रिसिएशन में पूछे जाते हैं, एक आपको एसेट अकाउंट एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, और अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो एक डिस्पोजल अकाउंट पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अब आपको पहला एसेट अकाउंट बनाना होगा, क्या बनाना होगा बेटा, एसेट अकाउंट। चलो बना लेते हैं बेटा एसेट अकाउंट। ये है एसेट अकाउंट बेटा, ठीक है। लेजर बनता है, आपको पता होगा बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, यही होता है। चलो जो भी होता हो आपको पता होगा। अब देखो बेटा, अब आपको जनरल एंट्री पहली देखना है, क्या है बेटा जनरल एंट्री पहली, फर्स्ट, एसेट अकाउंट डेबिट किए हो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000 से, तो एसेट अकाउंट के डेबिट में जाओ, टू बैंक लिखो, ठीक है ना।
असेट अकाउंट डेबिट कैसे यहाँ पे टू बैंक आता है, समझ में आ गया होगा बेटा। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे 20,000 आएगा। ओके बेटा, वेरी सिंपल है। ओके, चलो पहली हमने जनरल एंट्री कर लिया, समझ में आ गया। फर्स्ट जनरल एंट्री का हमने पोस्टिंग कर दिया। सेकेंड जनरल एंट्री क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। अब देखो बेटा, असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड करना, लिखना है। ये देखो असेट अकाउंट क्रेडिट हुई है, यहाँ पे क्या हुई बेटा, असेट अकाउंट आपकी क्रेडिट हो रही है। किससे बेटा, ये देखो असेट अकाउंट क्रेडिट हो रही है, अगेंस्ट अमाउंट क्या दे रखा है, मतलब अकाउंट डेप्रिसिएशन, तो वो डेबिट है। तो अब हम क्या करेंगे, असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, ये आपका असेट अकाउंट है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कितना बेटा, 2,000 आया था, आपने देखा भी है, ठीक है ना, 2,000 आ गया। ओके, क्लियर है बेटा, ये एक साल हो गया। अब देखो बेटा, एक साल बाद आप इसे क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 20,000। अब दोनों साइड आपको 20,000 लिख देना, क्योंकि हायर अमाउंट जो रहेगा वो हम लोग लिखते हैं दोनों साइड। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्योंकि असेट का बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाता है। कितना बेटा, बैलेंस 18,000, ठीक है ना। अब क्या करोगे, सेकेंड ईयर मान लो बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दोगे, क्या कर दोगे, ब्रॉड डाउन कर दोगे 18,000 से। ओके बेटा, क्लियर होगा। चलो, अब फिर से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बेटा, वही सेम अमाउंट 2,000 से। ठीक, अगर यहाँ पे 2,000 कैसे आया निकालना बता दे, तो आप कैसे यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 20,000 लिखोगे, 20,000 का 10% लिखोगे बेटा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे समझ में आया। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या करोगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। कितना बेटा, यहाँ पे 18,000, ये आपका 18,000, हायर अमाउंट 18,000, 18,000। ठीक, क्रेडिट डाउन करोगे 16,000 आ जाएगा, 2,000 इसे माइनस कर दोगे। ओके बेटा, देखो कितने आराम से, आप चाहे जितने साल का, बेटा 2 साल का हमने अकाउंट बना दिया, 3 साल का बनाना था 3 साल का, फिर आपको क्या करना होगा, इसे क्रेडिट डाउन करना होगा, डेप्रिसिएशन 2,000 दिखा करके क्रेडिट डाउन करना है 14,000 से। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ताकि तीसरी जनरल एंट्री को हम लेजर पोस्टिंग में दिखा सके। चलो, ये हमने कौन कौन एंट्री दिखा दी बेटा, यहाँ पे देखो, पहली एंट्री आपकी हो गई, ठीक है ना, दूसरी जनरल एंट्री हो गई, तीसरी अभी हमने नहीं किया क्योंकि उसे हम कहाँ दिखाएंगे, डिप्रिसिएशन। और हमने तीसरा क्योंकि सेकेंड ईयर का भी हमने बना दिया है। ठीक, चलो, अब देखो हम लोग क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बहुत आसान है, जैसे आपका पीएनएल एक्सपेंस अकाउंट होता है वैसे ही। हाँ, चलो बेटा, पहली जनरल मतलब जो एक जनरल एंट्री है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट करोगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ओके बेटा, मतलब कि पीएनएल, आगे पहली एंट्री देखो, यहाँ पे ये वाली एंट्री, सेकेंड एंट्री सॉरी, सेकेंड एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जाओ, टू असेट अकाउंट क्रेडिट कर दो। क्या कर दोगे, टू असेट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कितना बेटा, 2,000 से। लेजर पोस्टिंग हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड पे आओ बेटा, सेकंड पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। चलो, फर्स्ट वाले में देखो कहीं डेप्रिसिएशन का नाम तो था नहीं। ओके, अब चलो सेकेंड एंट्री में आपका हो गया, थर्ड एंट्री में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में जाओ और उसे क्रेडिट साइड बाई पीएनएल लिख दो। ठीक है ना, चलो, बाई पीएनएल अकाउंट 2,000। ये बेटा एक साल का आपका कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आया बेटा। अगर आप आगे सेकेंड ईयर का बनाना चाहते हैं, तो फिर से आप सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री किए होंगे, देखो बेटा, ये यहाँ पे सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, तो क्या करेंगे, टू असेट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात, टू असेट अकाउंट। कितने से बेटा, 2,000 से।
ठीक। आपकी ये लास्ट एंट्री दे रखी पीएनएल टू डिप्रिशिएशन, तो बाय पीएनएल 2000। ओके बेटा, आपको समझ में आया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग इसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, असेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिप्रिशिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, दोनों क्लियर हो गया होगा। अब एक आपका आता है बेटा डब्ल्यूडीबी मेथड में कैसे एंट्री करें। एंट्री हमने नहीं बताया, चलो एंट्री भी बता देते हैं, और क्या बताते हैं, लेजर पोस्टिंग भी बता देते हैं। ठीक, चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, जनरल एंट्री आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट जनरल एंट्री देखो, पहले तो आप असेट परचेज करोगे, तो असेट अकाउंट डेबिट कर दोगे। असेट अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, कैश या बैंक, सेम रहेगा बेटा, बैंक या कैश जो भी। 20,000 हमने दिखा दिया, 20,000 दिखा दिया। ओके बेटा, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आप क्या करोगे बेटा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब एसेट की वैल्यू कम होती है बेटा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो 2000 से ये कम हो गया। फर्स्ट ईयर तो सेम बेटा 2000 से होगा, क्योंकि 20,000 का 10% निकालेंगे 2000। अब बेटा एसेट की वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए कितने, अब इसे अब हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल में। थर्ड एंट्री भी इस पे यहीं पे दिखा देते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, चलो क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट, सिंपल सी बात है। ये आपकी फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा बेटा, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया। सेकेंड ईयर देखो बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया एक साल पूरा। ठीक, एक साल पूरा हो गया। सेकेंड ईयर देखते हैं, सेकेंड ईयर में आपका क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिप्रिशिएशन अमाउंट निकालोगे। देखिए एंट्री तो सेम होगी, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिप्रिशिएशन टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कितना आएगा बेटा, बताओ डिप्रिसिएशन के अमाउंट कितना आएगा। देखो बेटा, डब्ल्यू का मतलब है जो आपकी अभी अभी यहाँ पे ऊपर दिखा है निकाल के, ये देखो बेटा, ये साइड में। ओके, ये देखो 18,000 रुपए आपकी डब्ल्यू आई थी। 18,000 का 10% निकाले थे, कितना आया था, 1600। नहीं नहीं नहीं, कितना आया था, 1800 डिप्रिशिएशन आया, कितना आया था, 1800। 18,000 का 10% निकालेंगे तो 1800 आएगा, कितना आएगा बेटा, 1800 आएगा। तो सेकेंड ईयर डिप्रिशिएशन कितना लगेगा बेटा, आपका 1800 लगेगा। ओके, बिल्कुल सिंपल बेटा, ये आपका 18,000 आ गया, ये 1800 आ गया। अब इसे कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा, पीएनएल में, पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, चलो। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, सिंपल 1800, 1800। ओके बेटा, चलो अब लेजर हम बना लेते हैं, लेजर पोस्टिंग भी समझा देते हैं कैसे होगा। सेम बेटा, आपको सब कुछ वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाना है। एसेट अकाउंट, ये लो एसेट अकाउंट बन रहा है बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट है टू बैंक अकाउंट, तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड जाओ, टू बैंक अकाउंट लिख दो। ठीक, कितना बेटा, 20,000। ठीक, अब नीचे हम लोग बना लेते हैं डिप्रिशिएशन भी, साथ में एंट्री करते हैं। ठीक, चलो, ये हमारा मान लो बेटा डिप्रिशिएशन अकाउंट है। ठीक, डिप्रिशिएशन अकाउंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट के लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, तो असेट के क्रेडिट साइड जाओ बेटा, बाय डिप्रिशिएशन लिख दो। कितना आ गया बेटा, 2000 आ गया। यहाँ पे एंट्री हो गई इसकी, मतलब पोस्टिंग हो गई। और आप अपने डिप्रिशिएशन के अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड टू असेट लिख दो। यहाँ पे आ जाओ बेटा, टू असेट लिख दो, टू असेट। कितने से कम हुआ बेटा, 2000। ठीक है, ओके क्लियर है। फिर यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, बाय पीएनएल अकाउंट क्रेडिट 2000।
ये आपका क्लोज हो गया बेटा, 1 साल का। ऊपर वाले को हम भी क्लोज करते हैं। चलो, अब देखो बेटा, ये आपका 20,000 है, सबसे हायर अमाउंट 20,000, दोनों साइड लिख दो, 20,000 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, क्रेडिट डाउन करेंगे, ये तो 2,000 को माइनस करेंगे, 18,000 आ जाएगा बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंस क्रेडिट डाउन हो गया। अब मान लो सेकेंड ईयर आप फिर से बना रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18,000 आ जाएगा। अब ये आप फॉलो कर रहे हैं क्या बेटा, WDP मेथड, तो आप इसी का 10% निकाल के भाई डिप्रिशिएशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1800 आ जाएगा बेटा, और आपने किया भी है, 1800 आया भी होगा। ये देखो 1800 क्या किए हो बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में जाते हैं, क्या करना होगा बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट टू असेट, कितना बेटा, 1800, ठीक। और यहीं पे बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट में बाय पीएनएल करना होगा, कितना बेटा, 1800। ओके बेटा, आई होप समझ में आया होगा। इसे भी आप क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज हो गया। चलो, अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे हायर अमाउंट 18,000 लिख दो, 18,000, 18,000, ठीक। और यहाँ पे क्या करोगे, बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन करोगे, कितना बेटा, 18,000 से माइनस कर दो 1800 को, 18,000 माइनस 1800, कितना बेटा, आएगा 1800, आपका आ जाएगा 16,200, 16,200। अब अगर मान लो बेटा फिर से नेक्स्ट ईयर करोगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे इधर 16,200, ठीक है। तो ऐसे ही आपके ये असेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बना लोगे। अब बताओ बेटा, समझ में आया होगा आपको, ठीक। ये देखो बेटा एंट्रियां दे रखी हैं, ठीक है ना, आपकी एंट्री दे रखी है, ये आपके जब आप प्रोविजन को मेंटेन करते हो तो उसके लिए है। अल्टरनेटिव मेथड जो हमने बताया बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट असेट अकाउंट क्रेडिट टू पीएनएल और डेप्रिसिएशन। प्रोविजन वाला हम बता देंगे बेटा, प्रोविजन वाला अभी हमने नहीं बताया, तो प्रोविजन भी बता देंगे। प्रोविजन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक अकाउंट एक और आपकी एंट्री इसमें आ जाती है, ठीक। ओके, चलो, सबसे पहले प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं, फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन करते हैं। ओके बेटा, चलो, तो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन आपका होमवर्क रहेगा बेटा, इसे आप अच्छे से घर पे ट्राई करना, जैसे हमने बताया है वैसे ही लगेगा, बस बेटा आप इसका क्या ऐड करेंगे असेट में, इंस्टॉलेशन हमने सारा थ्योरी में बता दिया है। ये आपकी 15 लाख रुपए हो जाएगी, 10% डिप्रिसिएशन, हर साल बेटा 1.5 लाख रुपए डिप्रिसिएशन आएगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे हम लोग करेंगे। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। इस सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के तक शेयर भी करो, ठीक है, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम लोग आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो।